नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी डिजिटल प्लस भी पीआरटी की प्रिपरेशन। आई होप सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और आप अच्छे तरीके से सारा काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक है कि क्या हायर गोल सेट करने का आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैंने देखा कुछ साथी हमारे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर 150 नंबर कैसे लाएं, कुछ कहते हैं 160 कैसे लाएं, कुछ कहते हैं 140 कैसे लाएं। तो ऐसे करके क्या करते हैं, वो गोल डिसाइड कर रहे हैं कि हमें तो डी ट्रिपल पी पी आर टी में 150 नंबर लाना है। एक डिटेल वीडियो मैं और भी बाद में इसके शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनरियलिस्टिक गोल या फिर इस तरह के गोल को रखने का आपको फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। कई बार हमने एक जैसे मोटिवेशन कोट में भी पढ़ा हुआ है कि गोल को हाइयर रखिए, कि अगर आप 150 यानी कि जैसे आप चांद का अगर अगर आपने टारगेट रखा कि अगर चांद पे मुझको जाना है और चांद पे नहीं पहुंच पाए, कहीं गिर गए, तो कहीं किसी धूमकेतु पे वगैरह पे गिरेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसी तरीके की एप्लीकेशन जो है कई बार हम इसमें भी लगाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि 150 नंबर का टारगेट ले लेते हैं और सोचते हैं कि 150 नंबर का टारगेट लेंगे तो अब आराम से 120, 25, 30 के आसपास नंबर आ जाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम के साथ 150 नंबर के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी अगर आपकी परिपूर्ण नहीं है तो आप बिल्कुल भटक जाएंगे और आपसे हो नहीं पाएगा। ये जो 150 नंबर है, अभी लास्ट जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये 150 नंबर अगर या 130 नंबर या 135 नंबर जो कट ऑफ आप देखते हैं, वो कट ऑफ एक्चुअली स्कोर्ड मार्क्स नहीं होते, वो जो होते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। तो जो नॉर्मलाइज्ड मार्क देखते हैं बच्चों का, ओरिजिनल स्कोर जो होता है उससे भी 4, 5, 6 नंबर कम होता है। तो ऐसे में अनरियलिस्टिक गोल रखने का क्या नुकसान होगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गोल डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहला कि जैसे कि मान लीजिए आपने 150 नंबर का गोल अचीव कर लिया कि इस बार डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में 150 नंबर से ज़्यादा लेकर के आएंगे। तो 100, देखो ऐसा नहीं है कि 150 नंबर से ज़्यादा लोगों के आते नहीं हैं, कुछ ऐसे भी सितारे होते हैं जिनके 150 से ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कि लोगों की संख्या अगर आप देखें कि ऐसे कितने लोग होंगे, तो बहुत ही चुनिंदा 5-10 ऐसे लोग होंगे जिनके 150 या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट आपका 150 नंबर का नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। जब क्लियर करने के बाद आप एक लेवल को अचीव कर पाए, तब आप अपने हिसाब से जितना आगे उछल सके आप उतना उछलिए। अब देखिए, ज़्यादा ओवर टारगेटिंग का नुकसान क्या होता है। मान लीजिए आपने 150 नंबर का टारगेट किया, और 150 नंबर का टारगेट करने का मतलब है कि आप 75 फर्स्ट पार्ट में, 75 सेकंड पार्ट में करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, 70-80, ये तो अनअचीवेबल है कि 80 नंबर आप एक मतलब सीडीपी में ले आएंगे या फिर 80 नंबर आप फर्स्ट पार्ट में लाएंगे। इस तरह की तो दिक्कत है, तो आधा आधा बांट देते हैं। मान लीजिए आपने 75-75 मान दिए। 75 का मतलब है कि हर पार्ट में आपको 15 नंबर लाने हैं, तब जाकर के आपके जो है 75 नंबर पूरे होंगे। ठीक है, ठीक है, 15-15 मार्क्स करेंगे तब आपके 17 जो है पूरे होंगे। जब आप जीके का पोर्शन करते हैं, 15-15-15 आपने सेट कर रखा है, कुछ नहीं, चलो 15 ये सेट कर रखा, 15 में से क्या कर लिया आपने, 5 नंबर आपने दे दिए इसको। 5 नंबर में से 18 कर लिया आपने हिंदी में और 18 कर लिया आपने रीजनिंग में। तो इस हिसाब से आपने सेट कर रखा है। इंग्लिश में भी 20 में से 20 तो आएंगे, मतलब 15 में 15 लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 15 सेट कर लिया। लेकिन जब जीके का पोर्शन आएगा तो जीके में 15 स्कोर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो होता क्या है कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पेपर में सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना होता, अटेम्प्ट के साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। जब आपने पेपर को अटेम्प्ट करना चालू किया, जीके का पोर्शन आया, तो होगा क्या कि वैसे तो आपका सिलेक्शन 135 में भी हो जाएगा, क्योंकि आपने 150 टारगेट कर रखा है। तो आपने पार्ट वाइज मार्क्स भी डिसाइड कर रखे होंगे कि भाई हर पार्ट के अंदर इस सेक्शन में मेरे को इतना स्कोर करना है। अब जैसे कि मान लो जीके का पार्ट आपने उठाया, और जीके के पार्ट के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, तो आपको लगेगा, अगर आपके शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे और आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो मेरा 15 का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है जीके में, तो फर्स्ट पार्ट से ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवर टारगेटिंग कर रखी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपको ओवर टारगेटिंग करनी है तो 2 फेजेस में कीजिए। पहला फेज तब जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड का मतलब आपको लगता है कि इस नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे पहले सिलेक्शन का स्कोर आप डिसाइड कीजिए कि सिलेक्शन का स्कोर ये होगा, और फिर दूसरा स्कोर ये डिसाइड कीजिए जो आपको टारगेट करना है। ठीक है, लेकिन टारगेट स्कोर के पीछे अगर आप भागेंगे तो उसका सीधे सीधे नुकसान जो है आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। होगा क्या, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अगर जिस
तरीके से आपने प्लान किया है उस हिसाब से अगर समीकरण नहीं बने तो एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा और आप ठीक तरीके से सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन का जो बर्डन है वो अगले सेक्शन पे पड़ता जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो बर्डन ऐसे ही बढ़ता जाएगा और एंड तक आते आते आप परेशान हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत ही खराब होगा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक स्थिति को देखिए कि मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसे में तो आप डगमगा जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी एक बैलेंस्ड स्टेटस देखना पड़ेगा। बैलेंस्ड स्टेटस का मतलब कि वह मार्क जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन 100% होगा, जो कि 135 100% 135 पे आपका सिलेक्शन होगा। तो 135 या फिर जैसे अगर हम बात करें जो एनडीएमसी है तो 140, ठीक है। तो इतना टारगेट करके चलो, इससे ज़्यादा की टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 135 और 140 टारगेट करो, दोनों के हिसाब से अलग अलग, और उस हिसाब से अपने आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आप सोचो कि आप 200 में से 200 लेके आओ, लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले मैं इतने नंबर तो जरूर ले आऊं। जब ये नंबर आ जाएंगे उसके बाद भी अगर आपको आता है और आपको कहीं लगे कि हाँ भाई कर सकते हैं तो आप कीजिए। जबरदस्ती रिस्क लेने से क्या होगा कि आप आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ जाएंगे और सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू क्रैक द एग्जाम। सबसे पहले अपना सेफ स्कोर अचीव कीजिए। सेफ स्कोर अचीव करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आप बेहतर कर सकते हैं तो कीजिए, रिस्क मत लीजिए। पता चला कि अभी तक आपने सेफ स्कोर भी नहीं लिया और हाई टारगेट के कारण आपने रिस्क लेना चालू कर दिया, और रिस्क लेने के कारण आपका क्या होगा कि जो आपका सेट टारगेट है, जो एक तो हाई टारगेट है, लेकिन एक जो आपका जो सिलेक्शन वाला टारगेट है आप उससे भी कहीं पिछड़ ना जाए। तो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम करना है और ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार। मैंने आपको एडवाइस करी और भी बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन इस एडवाइस को अच्छे तरीके से असिमुलेट करना है आपको अपने आप को एनालाइज करके। यानी कि मेरे कहने से आपने किसी चीज़ को समझ लिया। हर बार मैं यही कहता हूँ कि ये नहीं कि मैंने कह दिया तो डायरेक्ट आपने उस चीज़ को रट लिया, नहीं। पहले मैंने जो बात बताई उसके हिसाब से आप देखिए कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको 4 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अधिकतर बच्चों के लिए तो 135 ही हाई स्कोर है, वो तो सोच रहे हैं कि 100 पे सिलेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ को समझना है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस चाहिए और क्या परफॉर्मेंस आप सोच रहे हैं, कहीं इसके अंदर अंतर तो नहीं है। उस अंतर और डिफरेंस को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे, जितना जल्दी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर जो है आपकी परफॉर्मेंस होगी और सिलेक्शन की राह में आप आगे बढ़ेंगे। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए लर्निंग का एग्ज़ाम है। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है तो इसी बार पार कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी क्या पता ना भी हो तो ज़बरदस्ती रिस्क मत लीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और आगे आने वाले समय के लिए, जुलाई के लिए अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अभी भी आपके साथ जो स्थिति आपके साथ बन रही है वही स्थिति बाद में बनेगी, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। So be consistent, be strategic, be realistic and get the selection. All the best.